जय हिंद दोस्तों। आज नंबर सिस्टम का सेकंड लेक्चर है। इस सेकंड लेक्चर में हम लोग कुछ प्रॉपर्टियां देखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि पूर्णांकों को कैसे संख्या रेखा पे प्रदर्शित करते हैं, फिर देखेंगे कि जो हमारे परिमेय संख्या होते हैं उनको कैसे प्रदर्शित करते हैं, और फिर देखेंगे कि अपरिमेय संख्याओं को कैसे संख्या रेखा पे प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए, कुछ पहले लेक्चर में हम लोग 3 प्रॉपर्टियाँ पढ़ चुके थे। पहला था समवरक, दूसरा था क्रम विनिमय नियम। देख लीजिए, समवरक फिर से थोड़ा सा हम लोग रिपीट कर लेते हैं। समवरक नियम क्या कहलाता था कि अगर हम दो पूर्णांक लेते थे, दो धनात्मक पूर्णांक लेते थे, तो उनका योगफल भी धनात्मक मिलना चाहिए। उसी को हम लोग बोलते थे समवरक नियम, यानी कि सेम नेचर का लेने पे हमको सेम नेचर मिलना चाहिए। अगर ऐसा होता था तो बोलते थे कि समवरक नियम का पालन करता है। दूसरा था हमारा क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम क्या होता है कि अगर हम जिन संख्याओं पर हम संक्रियाएं कर रहे हैं उन संख्याओं के स्थान को आपस में बदल दिया जाए तो उनके मान में कोई अंतर ना आए। अगर ऐसा होता था तो हम बोलते थे कि यह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो ऐसा होता भी था कि अगर हम a प्लस बी करते थे या फिर b प्लस ए करते थे तो हमको दोनों ही कंडीशन में रिजल्ट सेम मिलता था। तो हम कहते थे कि यह क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं, यानी कि जो संख्याओं पर योग की संक्रिया होती है, जो पूर्णांकों पर योग की संक्रिया होती है, वह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। और ऐसे ही इसका गुणा भी करता था, a गुणे b या फिर b गुणे a। ठीक है। वैसे ही समवरक नियम हमारा क्या था कि अगर a और b दो धनात्मक इंटीजर हों, धनात्मक पूर्णांक हों, तो इनके योगफल और इनके जो अंतर थे, इनके जो गुणनफल थे वो भी हमारे इंटीजर ही मिलते थे, धनात्मक इंटीजर ही मिलते थे। तो हम बोलते थे कि यह समवरक नियम का पालन करता है। ठीक है। तीसरा हम लोग देखे थे साहचर्य नियम। देखिए, साहचर्य नियम क्या होता था, इनमें हम 3 संख्याओं को लेते थे और इनमें हम पहले 2 को जोड़ने के बाद तीसरे को जोड़ते थे तो हमको उतना ही रिजल्ट मिलता था जितना लास्ट वाले 2 को जोड़ने के बाद पहले वाले को जोड़ने पर मिलता था। तो ये योग पर भी होता था लागू और ये गुणनफल भी पर भी लागू होता था। तो हम लोग बोलते थे कि यह साहचर्य नियम का पालन करता है। ठीक है। अब चौथा हम लोग देख लेते हैं, जो पूर्णांकों का गुणन होता है यह योगफल पर और अंतर पर वितरण होता है। ये यानी कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे वितरण नियम, या इसी को हम बंटन नियम भी बोलते हैं। देखिए, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा वितरण। वितरण मतलब क्या होता है, बट जाना। अब बंटन मतलब भी बट जाना होता है। तो ये दोनों का मतलब सेम ही होता है। और ये होता क्या है, जैसे ये होता है कि अगर हमारे पास कोई 3 संख्याएं दिए गए हों, 2 संख्याएं योगफल में हों और ये हमारा एक गुणनफल पर हो, तो ये होता क्या है कि ये जो हमारा गुणनफल वाला होता है ये दोनों के पास विपरीत हो जाता है, दोनों के पास चला जाता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं वितरण नियम या फिर बंटन नियम। और ये दोनों पर होता है, योगफल पर भी होता है और गुणनफल पर अंतर पर भी होता है। ठीक है। यानी कि जो पूर्णांकों का गुणनफल होता है वह पूर्णांकों के योगफल और उनके अंतर पर वितरण होता है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a गुणे b प्लस a गुणे c। और वैसे हम यहाँ पर भी कर लेंगे तो ये हो जाएगा a गुणे b माइनस a गुणे c। ठीक है। तो ये हमारा वितरण नियम या बंटन नियम। अगर हम लोग इसको शुद्ध रूप में लिखना चाहें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पूर्णांकों का गुणन योग तथा अंतर पर वितरण होता है। ठीक है ना। तो जो संख्याओं का योगफल मतलब गुणनफल होता है वह योगफल और अंतर पर वितरण होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं वितरण नियम। ठीक है। अब चौथा हो गया, 5वां देख लेते हैं हम लोग। देखिए, निरसन नियम। यह पूर्णांकों के गुणनफल और योगफल ये दोनों में लागू होता है। देखिए, ये होता क्या है, जैसे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में कुछ काट देते हैं जब एक जैसा होता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं निरसन नियम। जैसे अगर यहाँ पे a प्लस बी हो और ये किसके बराबर हो, a प्लस सी के, तो यहाँ पे होता क्या है, ये a से a कट जाता है,
कटने का मतलब क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कैंसिलेशन लॉ। तो ये कट जाता है तो यहाँ पे क्या बचता है, b बराबर c। तो ये योगफल पर भी लागू होता है और गुणनफल पर भी लागू होता है कि अगर a गुणे b बराबर a गुणे c हो तो यहाँ से a से a कट जाता है, मतलब कैंसिल हो जाता है, इसीलिए इसको कैंसिलेशन लॉ बोलते हैं। तो बचता क्या है, इधर b बचता है और इधर c बचता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं निरसन नियम। ठीक, अब देखिए ये तो रहा नियम। अब हम लोग कुछ और चीज़ें इसमें जान लेते हैं, जैसे योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, इन सब के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए अगला है हम लोगों का योगात्मक प्रतिलोम। देखिए जो भी चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं उसके नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है कि हम लोगों को किसके बारे में बात करनी है। जैसे प्रतिलोम का मतलब आप लोग समझते ही होंगे, होता है उल्टा। ठीक, और यहाँ पे क्या है, योगात्मक। योगात्मक मतलब योग। ठीक है, योग मतलब जोड़, तो जोड़ का चिन्ह कैसा होता है, ऐसा होता है, यानी कि योग का हमको क्या करना है, उल्टा करना। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं कि किसका उल्टा क्या होता है। जैसे अगर हम जोड़ का उल्टा बोलें, ये सब उल्टा की बात हो रही है, तो हम लोग इसको माइनस में मानते हैं, और अगर माइनस का उल्टा देखें तो प्लस में। ठीक, अगर गुणे का उल्टा देखें तो ये होता है भाग। ठीक, और अगर भाग का उल्टा देखें तो ये होता है गुणा। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे संक्रियाएं चलती हैं, ये हम लोग पक्षांतर करते हैं तब भी यही सब चीज़ें चलती हैं कि अगर बाएं पक्ष में प्लस है तो दाएं पक्ष में जाता है तो माइनस हो जाता है, अगर बाएं पक्ष में माइनस है तो दाएं पक्ष में जाता है तो प्लस हो जाता है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हम आपको और अच्छे से इसमें बताएंगे। फिलहाल यहाँ पे हम लोग समझते हैं ये योगात्मक प्रतिलोम। तो हमने बोला ना कि प्रतिलोम का मतलब उल्टा, योगात्मक का मतलब योग। अब योग का उल्टा क्या होता है, देखिए योग का उल्टा क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो बस हम लोग यहाँ पे वही करने वाले हैं। तो अगर हम पूछें कि भाई किसी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो बस क्या करेंगे, बस जब योगात्मक बोला है तो बस योगात्मक का उल्टा यानी कि माइनस लगा देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, योगात्मक प्रतिलोम। जैसे अगर इसको व्यापक रूप में लिखना चाहें तो अगर हम बोले ए का योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम, तो ए का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, इसका डेफिनेशन ऐसा होता है कि अगर हम किसी भी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम निकालना चाहते हैं तो बस उसके आगे माइनस चिन्ह लगा देंगे तो वो हमारा निकल जाएगा योगात्मक प्रतिलोम। ठीक है, ऐसे अब देखिए गुणात्मक प्रतिलोम भी ऐसे होता है। इस चीज को आप ध्यान रखिए, आप कभी गलती करेंगे ही नहीं क्वेश्चन। गुणात्मक प्रतिलोम, अब देखिए जब हमको गुणात्मक प्रतिलोम बोला तो प्रतिलोम का मतलब उल्टा, और गुणात्मक तो देखिए गुणात्मक यही है ना, तो गुणात्मक का उल्टा क्या हो रहा है, भाग हो रहा है। तो बस हम लोग वही करने वाले हैं। तो हम लिखेंगे ए का गुणात्मक प्रतिलोम। तो देखिए ए का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो हमने बोला ना कि गुणात्मक प्रतिलोम, तो गुणात्मक का उसका प्रतिलोम क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो बस इसके बटे एक, भाग का मतलब क्या होता है कि भाई हमको यहाँ पे अभी क्या कर रहे हैं, ए से एक में भाग दे रहे हैं, और जब उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब हम एक में ए से भाग देने लगेंगे तो ये हो जाएगा एक बटे ए। ठीक है, तो आप ऐसा समझिए या सीधा सीधा समझिए कि अगर हमको किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है बस उस संख्या को उल्टा कर देना है तो वह बस हो जाएगा उसका गुणात्मक प्रतिलोम। आई बात समझ में? तो ये होता है। अब देखिए जरा कुछ और भी प्रॉपर्टी, या फिर इसको और हम आसान तरीके से आपको समझाने का कोशिश करते हैं ये गुणात्मक प्रतिलोम को। देखिए यहाँ पे अभी क्या होगा, ए को हम ऐसा लिख सकते हैं ना समझने के लिए, ए गुणे एक, ऐसा कर सकते हैं। तो अभी ऐसे में क्या हुआ है कि ए का गुणा एक में हुआ है। ठीक, अब हमको गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है तो अब क्या करेंगे, भाग कर देंगे ना। तो बस यही काम हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो अभी हम क्या कर रहे थे, ए का एक में गुणा कर रहे थे, तो ये हमारा था सिंपल संख्या। अगर हम इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकाल देंगे तो ए का हम एक में भाग कर देंगे तो वो हो जाएगा हमारा इसका गुणात्मक प्रतिलोम। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं, या फिर सीधा सीधा समझिए कि जिस भी संख्या का हमको गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है बस उसको उल्टा कर देना है, वो हमारा हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम। और अगर किसी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम निकालना है तो उस संख्या के आगे माइनस लगा देना है, बस निकल जाएगा। तो ये दो चीज़ें हैं। अब देखिए, अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि जो हमारे पूर्णांक होते हैं उनको संख्या रेखा पे कैसे प्रदर्शित करते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारे परिमेय संख्या होते हैं उनको कैसे प्रदर्शित करते हैं, और फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो हम लोग देखेंगे अपरिमेय संख्या को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर।
तो पहले हम लोग देखते हैं पूर्णांकों को। देखिए, जब भी हम लोगों को संख्या रेखा पर चीज़ें प्रदर्शित करना होता है तो जो मेन बेसिक चीज़ें हैं वो हम लोगों को क्या है कि पहले एक लाइन ऐसे बनाना पड़ता है। देखिए, ये लाइन में दोनों तरफ ऐसे तीर हम लगा देंगे। इधर जो होता है दाहिने तरफ ये प्लस इनफाइनाइट होता है और इधर जो होता है वो होता है माइनस इनफाइनाइट। ठीक, अब लोग तो जानते ही होंगे लाइन में, सेगमेंट में और रे में क्या डिफरेंस है। तो चूंकि हम लोग संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है तो ये रेखा का चिन्ह है। देख लीजिए, थोड़ा सा अगर ना आप लोग जानते हो तो देख लीजिए, जो रेखा होता है, रेखा का जो चिन्ह होता है वो ऐसे होता है। और उसी तरह से हम लोग देख लेते हैं रेखाखंड, इसको बोलते हैं लाइन, और रेखाखंड। देखिए, इन तीनों में थोड़ा सा बस केवल अंतर होता है। रेखा ऐसे होता है, रेखाखंड ऐसे होता है। ठीक है, इधर कहीं पर भी तीर नहीं होता है। ठीक, और एक होता है हमारा किरण। तो देखिए, किरण ऐसे होता है एक डायरेक्शन में। ठीक, तो रेखाखंड में, रेखा में दोनों तरफ, रेखाखंड में कहीं पर भी नहीं, और किरण में केवल एक तरफ। ठीक, तो चूंकि हम लोग संख्या रेखा पर हम लोग प्रदर्शित कर रहे हैं ना, इसीलिए देखिए हमने रेखा का चिन्ह बनाया है। अब हम क्या करते हैं, बाएं तरफ माइनस इनफाइनाइट, दाएं तरफ प्लस इनफाइनाइट, और बीच में हम यहाँ पे कहीं पर जीरो ले लेते हैं। आई बात समझ में? देखिए, हम अलग से आपको संख्या रेखा का पूरा डिटेल बताएंगे कि क्यों इधर माइनस इनफाइनाइट लिखते हैं, इधर क्यों प्लस इनफाइनाइट लिखते हैं, और बीच में क्यों जीरो लिखते हैं, क्यों हम बीच में 1 2 3 5 ऐसा कुछ नहीं लिख सकते, क्यों जीरो ही लिखते हैं। तो अलग से हम आपको सेपरेट वीडियो बना करके आपको बताएंगे कि यहाँ पे जीरो ही क्यों लिखा जाता है। आप देखे होंगे जब भी संख्या रेखा पर संख्याओं को लिखा जाता है तो इधर प्लस इनफाइनाइट, इधर माइनस इनफाइनाइट और बीच में जीरो लिखा जाता है। जीरो के अलावा और भी तो सारी संख्याएं हैं, उसको भी तो हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन उसको नहीं लिखते, केवल जीरो को ही लिखते हैं। तो इसके पीछे का रीजन है, हम लोग एक सेपरेट वीडियो में देखेंगे। अब देखिए जरा, अब हम लोगों को क्या करना है, पूर्णांकों को इसी संख्या रेखा पे निरूपित करना है। तो जब भी हम लोगों को पूर्णांकों पे संख्या रेखा पे निरूपित करना होता है तो भाई आपको पूर्णांक कुछ ना कुछ दिया रहेगा। तो अगर धनात्मक संख्या दिया हो तो इस जीरो के दाहिने तरफ, और अगर ऋणात्मक पूर्णांक दिया गया हो तो इस जीरो के बाएं तरफ हम लोग निरूपित करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा धनात्मक वाला संख्या किधर, दाएं तरफ, और इधर होगा ऋणात्मक वाला संख्या बाएं तरफ। ठीक ना। अब देखिए, जैसे आपको दिया होता माइनस का 3, अब हमको माइनस का 3 जब भी हमको संख्या रेखा पे निरूपित करना है तो जो हमारा बेसिक चीज़ें हैं पहले उसको लिखेंगे। इधर माइनस इनफाइनाइट, इधर प्लस इनफाइनाइट, और यहाँ पे जीरो। जब भी आपको संख्या रेखा पे निरूपित करना होगा तो इतना बेसिक चीज़ आपको लिखना ही लिखना है, इतना बनाना ही बनाना है। अब हमको -3 निकला है, तो देखिए हमने बताया ना कि जब भी ऋणात्मक वाली संख्या लिखना होगा तो किधर चलेंगे, माइनस के बाएं तरफ चलेंगे, और अगर धनात्मक वाले को निरूपित करना रहेगा तो दाहिने की तरफ चलेंगे। तो देखिए जीरो यहाँ है। अब 1 2 3 4 5 ऐसे हम यहाँ पर बना लेते हैं। इधर जाएंगे तो +1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, इधर -1 -2 -3 -4 -5। ठीक, अब देखिए ऋणात्मक वाला बोला है कितना, 3, तो यहाँ से जीरो से हमेशा जब भी आपको संख्या रेखा पे निरूपित करना होगा तो हमेशा जीरो से प्रारंभ करेंगे, और 3 बोला है ना तो 3 खाना इधर आएंगे, तो 1 2 3 खाना आए इधर, तो यहाँ पे मिला ना, तो आप ऐसे आएंगे और यहाँ पे ऐसे गिरा देंगे। तो देखिए हमने ऐसे चलना स्टार्ट किया, ऐसे पथ का अनुसरण किया और ऐसे आकर के यहाँ पे मिल गए। तो देखिए ऐसे हमने निरूपित किया, तो देखिए यहाँ पे -3 मिलेगी नहीं, और इसी को हमको निरूपित करना था, तो देखिए निरूपित हो गया। ठीक है, तो जब पूर्णांकों को निरूपित करना रहेगा तो हम ऐसे करेंगे। अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं कि अगर परिमेय संख्याओं को निरूपित करना होगा तो कैसे करेंगे। तो ये भी बहुत आसान है, परिमेय संख्याओं को भी जैसे हम लोग यहाँ पे पूर्णांकों को करते हैं वैसे परिमेय संख्याओं को करते हैं, बस उसमें केवल एक स्टेप बढ़ जाता है। देखिए, अब हम लोग करेंगे परिमेय संख्या को निरूपित। जैसे सपोज यहाँ पे हमको 3/5 को निरूपित करना होता तो हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा बेसिक क्या है कि पहले हम ऐसे रेखा बनाएंगे, यहाँ माइनस इनफाइनाइट लिखेंगे, यहाँ जीरो लिखेंगे और यहाँ पे प्लस इनफाइनाइट लिखेंगे। इतना हमने कर दिया। अब क्या करेंगे कि भाई यहाँ पे कुछ अपने तरफ से 4-5 खाने बना लेते हैं, इधर भी और इधर भी। इधर 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4 और -5। अब देखिए, अब हमको जब भी बटे वाले संख्या को यानी कि परिमेय संख्या को निरूपित करना होता है तो नीचे वाले का ध्यान ही नहीं देते हैं। ये सबसे आसान तरीका आपको बता रहे हैं। नीचे वाले को आप भूल जाइए नीचे क्या लिखा है, कुछ हमसे मैटर नहीं है, बस हमको केवल ऊपर वाले को देखना है। ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, +3।
अगर माइनस में लिखा होता तो बाएं तरफ देखते हैं और अगर प्लस में लिखा है तो दाएं तरफ देखेंगे। अब ऊपर कितना लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, तो देखेंगे 3 कहाँ है, 1 2 3, 3 यहाँ दिख रहा है ना। अब हमको इसी को गाढ़ा कर लेना है। अब देखिए जरा, अब चूंकि बटे में 5 भी तो था, तो हमने संख्या रेखा पे निरूपित करने के लिए 5 को इसलिए भूल गए क्योंकि अब हमको करना क्या था, ऊपर जो हमारा होता है उसको तो हम आराम से देख लेंगे कि कितना लिखा हुआ है, और ये जो बटे में लिखा होता है उसको हम क्या करते हैं, सभी के बटे में कर देते हैं। ये सबसे आसान हम बता रहे हैं आपको, सबसे आसान तरीका परिमेय संख्या को निरूपित करने का यही है कि जो भी आपको दिया गया है पहले उसमें से ऊपर वाले को देखिए, ऊपर क्या लिखा हुआ है, ठीक है, उसके हिसाब से आप संख्या को देख लीजिए और बटे में जो भी लिखा हो उसको सबके बटे में कर दीजिए। फिर उसके बाद ऊपर 3 लिखा था ना, तो 0 से स्टार्ट करके, और चूंकि प्लस 3 लिखा था तो दाहिने तरफ चलेंगे और ला करके ऐसे मिला देंगे, तो देखिए हमको मिल गया 3/5। आई बात समझ में। तो जब भी आपको, जैसे सपोज अगर यहाँ पे माइनस का 5/4 लिखना होता तो क्या करते हैं आप, ऐसे बनाते हैं, यहाँ 0, इधर माइनस इनफाइनाइट, इधर प्लस इनफाइनाइट। बस वही एक बात आप ध्यान रखिए, जब भी हमको बटे वाले का निरूपित करना होगा तो जैसे हम पूर्णांकों में बनाते थे ना 1 2 3, वैसे हम पहले इसमें बना लेंगे, -1 -2 -3 -4, इधर 1 2 3, देखिए पूर्णांकों में ही ऐसे बनाते थे, तो हमने बना लिया। अब करना क्या है कि जो बटे वाली चीज़ें होती हैं उन्हीं को हम सबके बटे में कर देते हैं, तो हमने देखिए सबके बटे में कर दिया। फिर अब क्या करेंगे, अच्छा थोड़ा सा और इधर और बढ़ा लेते हैं, तो हम इसके बटे में कर लिए। अब हम करेंगे क्या, चूंकि माइनस था ना, तो जब माइनस था तो बाएं तरफ चलेंगे, तो अब बाएं तरफ चलना है तो कितना चलना है, तो वो ऊपर वाले को देख करके चलना है। आई बात समझ में। तो हमने आपको देखिए यहाँ पे 3 चीज़ें बताएं कि जब भी आपको परिमेय संख्या में संख्याओं को निरूपित करना होगा तो क्या करेंगे, नीचे वाला जो रहेगा उसको पहले पूर्णांकों को लिखने के बाद सबके बटे में लिख देंगे, ये आपका पहला काम हो जाएगा। दूसरा काम, जो हमारा माइनस चिन्ह या यहाँ पे प्लस चिन्ह लिखा रहेगा उसके हिसाब से बाएं या दाएं चलेंगे। तीसरी बात, जो ऊपर लिखा रहेगा उतने खाने चलने हैं, माइनस है तो बाएं तरफ चलने हैं, कितने खाने, 5 खाने। अगर यहाँ पे प्लस होता तो दाएं तरफ चलना होता, कितना खाना, 5 खाना। तो ऊपर वाला जो संख्या लिखा होता है हमको उतना स्थान जाना होता है, बाएं या दाएं, वो तो चिन्ह के अनुसार, ठीक है। और जो बटे में लिखा होता है वो सबके बटे में हम लिख देते हैं। आई बात समझ में। ये नहीं कि यहाँ पे बटे में 4 लिखा हुआ है तो हम 4 खाना जाएंगे, नहीं, हमेशा जब भी आप डिसीजन लेंगे लिखने का तो हमेशा ऊपर वाले को देख करके डिसीजन लेंगे, नीचे वाला तो बस उसका साथी है, बस सब जहाँ पर भी ये जाएगा वही उसके बटे में लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो हम नीचे नहीं देखते हैं, केवल ऊपर वाले को देखते हैं। तो ऊपर हमारा 5 है तो 5 खाना जाएंगे, यहाँ पे माइनस है तो बाएं तरफ, तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 5 खाना आएंगे, तो 1 2 3 4 5, अब देखिए आ गए यहाँ पे और यहीं पे ऐसे कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हमको मिल गया -5/4, और इसी को हमको निरूपित करना था, तो निरूपित हो गया। तो परिमेय संख्या को ऐसे हम लोग निरूपित करते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है अपरिमेय संख्या। चलिए यही लास्ट है इस टॉपिक का, इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक। इसको बहुत ही बारीक से ध्यान से देखिएगा। देखिए इस चीज़ को आपको लिखने के लिए, बनाने के लिए अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पे आपको प्रकार की जरूरत पड़ेगी और स्केल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए करते क्या है, जैसे सपोज ऐसे ही हमको 5 को निरूपित करना होता, किसी को भी निरूपित आप कर सकते हैं, बस हम यहाँ पे जस्ट एक एग्जांपल लेकर के कर रहे हैं। तो वही हम आप काम करेंगे, पहले आप ऐसे रेखा बनाएंगे, जो हमारी बेसिक चीज़ें हैं, माइनस इनफाइनाइट, प्लस इनफाइनाइट और यहाँ पे 0, इतना तो हमारा बेसिक है ही। चाहे आपको पूर्णांकों को दर्शाना हो, चाहे परिमेय संख्या को दर्शाना हो, चाहे अपरिमेय संख्या को दर्शाना हो, इतना तो आपको करना ही करना पड़ेगा। अब अगर हमको कड़ी में 5 को दर्शाना है तो देखिए करते क्या है, जो हमारे कड़ी में जो संख्याएं लिखी होती हैं इनको हम 2 भागों में बांटते हैं, और ऐसे 2 भागों में बांटते हैं कि इनका स्क्वायर मिले, जैसे उन दोनों का स्क्वायर करने पे हमको ये मिले, ऐसी 2 पूर्णांकों में हम बांटते हैं। अब ऐसा नहीं कि 5 है तो हम इसको कड़ी में 3 का स्क्वायर कर दें, फिर प्लस का कड़ी में 2 का स्क्वायर कर दें, तो कहेंगे कि देखिए भाई 5 मिल गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिन 2 का आप स्क्वायर करेंगे वो दोनों होने कैसे चाहिए, वो दोनों पूर्णांक होने चाहिए, ठीक है ना, और उनका वर्ग करके जोड़ें तो हमको यहाँ पे जो संख्याएं दी गई हैं वो मिल जानी चाहिए। ऐसे हम 2 संख्याओं को सोचते हैं। अब ऐसे नहीं कि रैंडम कुछ भी सोच लेंगे। तो अब जरा सोचिए कि जो हमारे कड़ी में 5 दिए गए हैं, इनमें जो 5 है, इस 5 को हम ऐसे किन 2 संख्याओं के वर्गों के योग के रूप में तोड़ सकते हैं। तो जरा देखिए, हम इसको 4 + 1 लिख सकते हैं, और इस 4 को हम 2 का स्क्वायर और फिर इस 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका मतलब हमारा सेट हो गया।
ठीक है। अब देखिए करते क्या है, जो हमारा बड़ी वाली संख्या होती है, इस बड़ी वाली संख्या को ऐसे हम खाना बना लेते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं। जो इन दोनों में से बड़ी संख्या होती है उनको आप एक्स अक्ष पर ले लेते हैं। तो देखिए एक्स अक्ष पर कितना है, 2 है, तो 2 ले लिए। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, 1 है ना, तो अब क्या करेंगे, अब भाई अब जो भी आप स्केल लिए रहेंगे, पैमाना मानेंगे, मान लीजिए आप एक खाने को 2 सेंटीमीटर मान लिए, तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब उसको बिना बदले उसमें क्या करिए, आप 2 सेंटीमीटर बराबर एक खाना माने हैं, तो अब उस पर क्या करिए, उसी तो फिर स्केल यहाँ रख करके वही 2 सेंटीमीटर का माप का यहाँ पे ऐसे लंबाई खींच लीजिए। ठीक है, तो ये तो हुआ था हमारा 2 और ये हुआ है हमारा 1। ठीक, अब क्या करते हैं, इस मूल बिंदु से इस ऊपर वाले पॉइंट को मिला देते हैं स्केल की सहायता से। ठीक, अब देखिए आप लोग पर ये जो आपका त्रिभुज यहाँ पे एक बनता हुआ दिख रहा है, और ये कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो आप पाइथागोरस पर में पढ़े होंगे कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर मिलेगा ना। तो देखिए इसका स्क्वायर करेंगे 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1, तो फाइनली 5 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो कड़ी में 5 हो जाएगा। तो फाइनली ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, कड़ी में 5 को रिप्रेजेंट करेगा। आई बात समझ में। तो देखिए हमने कड़ी में 5 तो प्राप्त कर लिया, लेकिन हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि ये जो कड़ी में 5 मिला है ना, वो ऐसे मिला है, जबकि हमको किस पे निरूपित करना था, संख्या रेखा पे निरूपित करना था। जबकि हमने जब निरूपित किया तो कुछ ऐसा मिला। तो अब करते क्या है कि जो आपका प्रकार है उस प्रकार के नोक को यहाँ पे रखेंगे, और उसका जो उसमें पेंसिल का नोक रहेगा उसको यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, और रख करके ऐसे डॉट डॉट करके मिला देंगे, ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके आप मिला देंगे, तो कुछ आपको इस तरह से दिखेगा, है ना। तो जहाँ पर वह पेंसिल का नोक इस संख्या रेखा को काटेगा, वही वाला जो हमारा पॉइंट होगा वही होगा कड़ी में 5। ठीक है, तो देखिए इस तरह से हम लोग अपरिमेय संख्या को निरूपित करते हैं, यही हो गया। ठीक है।